दोस्तों, आज हम सोशियोलॉजी का यानी कि समाजशास्त्र का लेक्चर चौथा शुरू कर रहे हैं और इस चौथे लेक्चर का जो मेन टॉपिक है, जो कोर टॉपिक है, वो है हेल्थ एंड कल्चर यानी कि स्वास्थ्य और संस्कृति। और इसके पहले 3 लेक्चर्स में हमने सोशियोलॉजी के 2 यूनिट्स को कवर किया था और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही एक ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है और मैंने ये भी कोशिश किया है कि वो फैक्ट भी मैं आपको सारे समझाऊँ, बताऊँ, जिससे डायरेक्ट एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन फँस सकते हैं। तो फोर्थ लेक्चर में हम हेल्थ एंड कल्चर की बात करेंगे और यहाँ पे हम पब्लिक हेल्थ को एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे यानी कि एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण हम अपनाएंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम की डिमांड है। हमें यहाँ पे सोशियोलॉजी के वो थियरीज को नहीं पढ़ना है इन डिटेल, ठीक है। समाज शास्त्र की जो थियरीज होती हैं उसे हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें इसी समाज शास्त्र को एक डिफरेंट नजरिए से पढ़ना है। वो नजरिया है हेल्थ साइंस का, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। अच्छा, ये जो मैं पूरा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है उसी नोट्स के अकॉर्डिंग ये मैं चल रहा हूं, ताकि आप लेक्चर देखने के बाद में जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपकी समझ एक बहुत अच्छी बनेगी। इसके साथ ही मैंने आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया है, जहां पे मैंने आपको 50 एमसीक्यूज का सेट भी दिया है सोशियोलॉजी का ही, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से आपके एग्जामिनेशन में, राइट। आई बिलीव कि आपने उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही एक्यूरेसी से सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ कल्चरल मेडिसिन की, यानी कि संस्कृति और चिकित्सा का अंतर संबंध देखेंगे। हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, ये हमारे चिकित्सा से, हमारे मेडिसिन और हेल्थ से किस प्रकार ये जुड़ा हुआ है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक भी यही है। ओके, देखिए, जो हमारा हेल्थ है सिर्फ हमारी बायोलॉजी से गवर्न नहीं होती है, राइट। जो हमारा स्वास्थ्य है ये सिर्फ बायोलॉजी से या जीव विज्ञान से कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि हमारी सोसाइटी जो है वो हमारे बॉडी को, हमारी बीमारी को और इसके उपचार को किस तरह देखती है, ये सब हमारा कल्चर तय करता है, हमारी संस्कृति तय करती है, राइट। ठीक है, ये हमारा पहला ही स्टेटमेंट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि भाई जो हेल्थ है, हेल्थ सिर्फ एक मेडिसिनल व्यू नहीं है, सिर्फ ये चिकित्सा से संबंधित नहीं है, ये हमारी सोसाइटी से और कल्चर से संबंधित है। तो जो इसके पहले 2 लेक्चर्स में हमने देखा था, हमने हमने देखा था कि हमारा हेल्थ किस तरीके से हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, और आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि हमारा जो हेल्थ है, हमारे हेल्थ को किस तरीके से हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति उसे कंट्रोल करती है, राइट, उसको गवर्न करती है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारी संस्कृति के कुछ मेन कंपोनेंट है, कुछ मेन घटक है, वो क्या है? वो है हमारा बिलीफ सिस्टम, यानी कि हमारी विश्वास प्रणाली। ये किस तरीके से हमारे हेल्थ को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, वो हम समझेंगे। देखिए, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो हमारी डाइट को, यानी हमारे आहार को, हमारी स्वच्छता को और देखभाल को कंट्रोल करती है। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन कल्चरल डायमेंशंस का, यानी कि इन सांस्कृतिक आयामों को समझना बहुत जरूरी है ना। जब आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से जो हमारी विश्वास प्रणाली है, हमारे हेल्थ को, हमारे आहार को, स्वच्छता को, हर चीज को ये तय करती है। ये आपको, ये एक स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन इस लेक्चर में हम इस स्टेटमेंट को बहुत ही ओपन करके समझेंगे कि क्या क्या वो आयाम है जो हमारे हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, वो भी किस तरीके से, कल्चरल तरीके से, सांस्कृतिक तौर पर, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई दवाई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उस कल्चर के, उस संस्कृति के लोग उसे अपनाएंगे नहीं तो इलाज फेल हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि कुछ कल्चर में मांस खाना या मांसाहारी होना एक टैबू है, यानी कि वर्जित होता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो मांस को वो नहीं खाते हैं, ठीक है, भले ही वो अंडा क्यों ना हो, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। और जब आप जो जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स होते हैं उनको अगर ये चीज पता रहेगी, तभी वो पॉलिसी बनाते समय, नीतियां बनाते समय इन रिलीजियस या कल्चरल बिलीफ को,
मतलब इन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान रखेंगे ताकि लोग उन स्कीम्स को रिजेक्ट ना करें जो उनके लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और आसान भाषा में समझाता हूं कि मान लीजिए एक एक जिला है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है। आप जौनपुर को ले लीजिए। जौनपुर, जो जौनपुर के लोग हैं, लोग सारे के सारे क्या है, वेजिटेरियन है, सभी वेजिटेरियन है, यानी कि शाकाहारी हैं, शाकाहारी है, ठीक है। और हम सबको पता है कि जो अंडा है, एग है, वो उसमें प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, काफी ज्यादा प्रोटीनिशियस होता है, राइट। तो अगर आप अंडे खाते हैं तो आपके शरीर में मतलब आप अगर रेगुलर अंडे खा रहे हैं एक कैलकुलेटेड तरीके से, तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी जल्दी नहीं होगी। और इस चीज को लेकर अगर सरकार क्या कर दे, पूरे के पूरे देश में ये लागू कर दे कि आपको मिड डे मील में बच्चों को अंडे भी दिए जाएंगे, है ना। और अंडे की, और जो भी आपको भोजन दिया जाएगा वो नॉन वेजिटेरियन होगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है। एक मैं एग्जाम्पल मान रहा हूं, आप इसे दिल पे मत लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल मान रहा हूं, हर एक स्कूल में मिड डे मील में आपको नॉन वेजिटेरियन फूड दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, खासकर जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, खासकर जो ब्राह्मण है उनका यह मानना है कि भाई हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं स्कूल में, ठीक है, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग उस मिड डे मील को लेने से इनकार कर देंगे, राइट। तो सरकार का जो लक्ष्य है कि मिड डे मील के माध्यम से बच्चों में पोषण तत्व को बरकरार रखना, उसको मेंटेन करना, ये स्कीम फेल हो जाएगी, ये लक्ष्य फेल हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि एज अ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर या तो एक पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि लोगों की कल्चर क्या है, लोगों की संस्कृति क्या है, तभी आप उनके लिए पॉलिसी बना सकते हैं, नीति बना सकते हो। अगर आपने नॉन वेजिटेरियन फूड को नकार दिया मिड डे मील से, तो हर एक कम्युनिटी का, हर एक समुदाय का भी बच्चा, ठीक है, वो सब उस मिड डे मील का लाभ ले सकता है, ताकि उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, मतलब कि पोषण से रिलेटेड कमियां नहीं होंगी, उनको बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया, ताकि आप लोगों के कल्चर को समझें। लोगों के कल्चर को समझेंगे तो आप उनके आहार की प्रणाली को समझ पाएंगे, राइट, आप उनके बिलीफ सिस्टम को समझ पाएंगे। तो ये रहा हमारा बिलीफ सिस्टम। तो क्या है ये बिलीफ सिस्टम, क्या करता है, हमारे भोजन को नियंत्रित करता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम कल्चरल डाइटरी नॉर्म्स की बात करते हैं। कल्चरल डाइटरी नॉर्म्स मतलब कि सांस्कृतिक आहार संबंधी मानदंड क्या है, राइट, समझते हैं। देखिए, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, पहले हम रिचुअल्स की बात करते हैं, है ना। पहले हम अपने रिचुअल्स बेसिकली यानी कि अनुष्ठान की बात करते हैं। हमारे रिचुअल्स हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं वो समझते हैं। देखिए, जब हम फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, और वेजिटेरियनिज्म बेसिकली मतलब शाकाहार को फॉलो करते हैं, राइट, और हार्ट हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शाकाहार का पालन करते हैं, आप शाकाहारी प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, ठीक है। हार्ट क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, है ना। इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें ध्यान से ना किया जाए तो एनीमिया का शिकार भी हो सकते हैं। मतलब अच्छी बात है, अगर आप शाकाहारी हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, लेकिन अगर आप इस शाकाहारी भोजन को सही तरीके से, नियंत्रित तरीके से नहीं लेंगे, तो आप एनीमिया का भी शिकार हो जाएंगे। मतलब आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो विटामिन या मिनरल्स हैं, इसकी भी कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हमारा व्रत रहता है 9 दिन, आप नवरात्रि का मान लीजिए, ठीक है, 9 दिन नवरात्रि का मान लेते हैं, 7 दिन गणपति फेस्टिवल का मान लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि भोजन के नाम पर हम क्या करते हैं, हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, या तो ज्यादातर हम आलू खाते हैं। आलू, महाराष्ट्र में इसे कहते हैं बटाटा, है ना, आलू खाते हैं। फास्ट में, उपवास में ज्यादातर हम ये करते हैं, आलू खाएंगे, दूध पिएंगे, या तो फल खाएंगे, या तो हम कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है, सिर्फ पानी पी रहते हैं। इससे आपका हार्ट तो हेल्दी रहेगा भाई,
आपने ऐसी कोई हैवी चीजें नहीं खाई है, स्वस्थ आपका रहेगा आपका हृदय, लेकिन इसके वजह से जिन विटामिन और मिनरल की जरूरत आपको शरीर में है उसकी कमी हो जाएगी, राइट। तो आपको यह भी देखना है कि जब आप फास्ट में खा रहे हैं तो आप सिर्फ साबूदाना ना खाएं, आप पालक की सब्जियां भी खाएं, है ना, पालक भी खा सकते हैं, या जो भी चीजें खा सकते हैं आप उन्हें जरूर खाएं। जितना वैरायटी चीजें आप खा सकते हैं आप उन्हें खाएं, सिर्फ साबूदाना या सिर्फ आलू पर निर्भर ना रहें, ठीक है। तो ये जो हमारे रिचुअल है, यानी कि जो हमारा ये अनुष्ठान या हमारा कल्चर है, ये क्या कर रहा है, हमारे भोजन को नियंत्रित कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित कर रहा है। अब यह भी मान लेते हैं कि आप फास्टिंग नहीं कर रहे हो यहाँ, है ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इन चीजों में, नवरात्रि में, गणपति में आप बिलीव नहीं करते हो, विश्वास नहीं रखते हो, आप क्या कर रहे हो, आप उपवास नहीं रखते हो, तो आपके शरीर में क्या होगा, विटामिन मिनरल की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप सब कुछ खा रहे हो, राइट। आप एक भी दिन फास्ट नहीं रह रहे हो, इससे आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि आप अगर तेल मसाला दबा के खाओ तो आपको हार्ट रिलेटेड बीमारी हो सकती है, ठीक है। ये पूरा निर्भर करता है कि आप किस विश्वास प्रणाली को फॉलो करते हो, किस बिलीफ सिस्टम को मानते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला मानदंड क्या है हमारे भोजन से संबंधित? अगले मानदंड पर आते हैं। अगला मानदंड है पैट्रियार्कल नॉर्म्स, यानी कि हमारी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, मानदंड है, उस पर आते हैं। देखिए यहाँ पे खाना जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है, मतलब भोजन वितरण करने का जो तरीका होता है, उसमें हम महिलाओं और बच्चियों को अक्सर अननरिश रखते हैं, मतलब कुपोषित छोड़ देते हैं। रीजन हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कशन किया है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो लास्ट में खाना खाती हैं, अंत में खाना खाते हैं, जो बचा खुचा रहता है, जिसके वजह से वो उनके शरीर में वो भूखी सो जाती हैं बहुत बार, और उनके शरीर में वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है वो पहुंच नहीं पाता है, और वो कुपोषित रह जाती है ना। ये है पैट्रियार्कल नॉर्म्स। अगर सोसाइटी पैट्रियार्कल नहीं रहेगी, अगर पितृसत्तात्मक व्यवस्था नहीं रहेगी, तो घर के जितने भी सदस्य हैं, भले वो महिलाएं, बच्चे या बच्चियां क्यों ना हो, हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे और सबको भरपेट खाना मिलेगा, किसी को बचा खुचा खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक कल्चर है ना, हमारा एक संस्कृति है। वो संस्कृति कैसी है, पैट्रियार्कल है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो भोजन है, जो हमारी हेल्थ है, वो प्रभावित हो रही है, राइट। अगला अगला हमारी संस्कृति क्या होते जा रही है, अगला हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, है ना, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, जिसके वजह से, ठीक है। अच्छा स्टेपल फूड की बात करते हैं। ओके, स्टेपल फूड की बात करें। स्टेपल फूड का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो हमारा मुख्य पारंपरिक भोजन है, ठीक है। क्या है ये, पारंपरिक भोजन। अगर आप पारंपरिक भोजन की बात करो तो पारंपरिक भोजन में हमारे क्या आता है, आप ले लीजिए, दाल आता है ना, दाल हो गया, चावल हो गया, राइट, रोटी हो गई, रोटी, और तमाम प्रकार की सब्जियां होती है, ठीक है, तमाम प्रकार की सब्जियां होती है। ये सब हम खाते हैं, ये हमारा पारंपरिक भोजन है, जिसके वजह से आपके शरीर में जितने भी रिक्वायर्ड विटामिन हैं, जितने भी विटामिन और मिनरल की आवश्यकता है, वो सब जा रहा है। दाल के माध्यम से आपके शरीर में प्रोटीन जा रहा है, चावल के माध्यम से आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, रोटी में आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, सब्जियों में आप क्या ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो। इसका मतलब कि जो हम अगर पारंपरिक भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा आधार भी है, जो हमारा जो हमारा पारंपरिक भोजन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हमारा एक बहुत अच्छा बेसलाइन बना के देता है, ये बहुत अच्छा आधार है ये, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे देश में सफिशिएंटली अवेलेबल है ना, अवेलेबल है ये, तो हम इसे खा सकते हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से, आधुनिकीकरण की वजह से आप ये देख सकते हैं, ये हमारा पारंपरिक भोजन है, आपको इतनी वैरायटीज आपको किसी और कल्चर में देखने नहीं मिलेगी, जितने वैरायटीज ऑफ फूड आपको भारत में देखने मिलती है। 56 भोग हमने नाम भी दिया हुआ है, कम से कम 56 प्रकार के आप एक बार में खाना खा रहे हैं। तो सोचिए, इस 56 प्रकार के खाने में ऐसा कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल क्या छूटा रह जाएगा जो आपके शरीर में नहीं जाएगा,
ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, राइट। तो इसीलिए जो हमारा पारंपरिक भोजन है ये हमारे देश के लिए ये बहुत प्रभावी है, ये हमारे देश के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, और ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति ये बताती है। क्लियर है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमने हमारे हेल्थ को हम एक सांस्कृतिक तौर पर देख रहे हैं। ये हमारा कोर टॉपिक है इस लेक्चर का, राइट। ओके, तो हाँ, हम देख रहे थे कि भाई आधुनिकीकरण की वजह से मॉडर्नाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ रहा है। मॉडर्नाइजेशन के प्रभाव की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं बेसिकली, है ना। फास्ट फूड या घास फूस खा रहे हैं, और बेसिकली घास फूस मतलब कि रद्दी चीजें खा रहे हैं हम, है ना। आप मान लीजिए हम फ्रैंकी खाते हैं, हम मोमोज खाते हैं, है ना, हम बर्गर खाते हैं। ये सब क्या है, ये भारत के सांस्कृतिक भोजन नहीं है। ये हमें बहुत नुकसान करती हैं, हमारे हेल्थ को ये सीधे तौर पर अफेक्ट करती हैं, राइट। ये क्या है, ये हाई फैट वाले प्रोटीन ही है ना। हाई, इसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है, राइट। इसके अलावा जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, आप ये मानिए कि एक बॉटल आधा लीटर का कोल्ड ड्रिंक है, 500 ml का कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उसमें कम से कम 100 से 150 ग्राम उसमें शुगर होता है, चीनी होती है। आप इमेजिन कीजिए अगर आप एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एक बार में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप 100 ग्राम आप शक्कर खा रहे हैं। सोचिए कितना नुकसान होता है हमारे लिवर के लिए शुगर, राइट, जो कि हमारे कल्चर के खिलाफ है। तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम अपने कल्चर को शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। हम अपने कल्चर को वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम वेस्टर्न फूड भी खा रहे हैं और हमारा हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो कल्चर है, जो आप कल्चर फॉलो करोगे वैसा आपका स्वास्थ्य भी रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इन्हीं फूड को खाने की वजह से हमें लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां होती हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां ये क्या होती है, जैसे डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे इस कल्चर, इस नए कल्चर की वजह से ही, है ना। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है कि घर में अगर लिमिटेड दूध अवेलेबल है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा पैट्रियार्कल नॉर्म को एक बार और समझते हैं। अगर आप ये मान लीजिए कि घर में अगर एक सीमित मात्रा में दूध उपलब्ध है, ठीक है, एक अगर आप 4 लोगों की फैमिली है और 2 लीटर दूध अवेलेबल है, तो इस पैट्रियार्कल नॉर्म्स की वजह से, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से अक्सर उन लड़कों को दूध मिलता है ना। दूध किसको पहले मिलता है, उन लड़कों को दूध मिलता है, मेल्स को घर में दूध मिलता है। अगर उनसे बच जाता है तो हम फीमेल्स को दूध प्रोवाइड करते हैं, राइट, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी घर की जो महिलाएं होती हैं वो अंडर नरिश रह जाती हैं। हाँ देखिए, आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक सामान्य मैं अवधारणा की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे घर में पहले महिलाओं को वरीयता दी जाती है, क्योंकि हमारे कल्चर में भी ये हमारा ही कल्चर है कि हम घर की महिलाओं को हम माँ लक्ष्मी मानते हैं, माँ दुर्गा मानते हैं। हमारा कल्चर ये भी कहता है, और इस वजह से पहले हम कोई भी चीजें हम उनको ऑफर करते हैं, हम घर की महिलाओं को तवज्जो देते हैं, ठीक है। ये भी होता है, भारत में ही होता है ये, लेकिन जो ज्यादातर होता है मैं आपको वो बात बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कल्चर से संबंधित ही है ना। इसी कल्चर की वजह से घर की जो महिलाएं हैं वो कुपोषित रह जाती हैं और घर के जो पुरुष हैं वो हेल्दी रहते हैं। क्लियर है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज हाइजीन एंड सोसाइटल नॉर्म्स, यानी कि स्वच्छता और सामाजिक मानदंड। ओके, देखिए किसी भी समाज का जो एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है ये उसके स्वच्छता व्यवहार को डायरेक्ट प्रभावित करती है, उसके सैनिटेशन जो बिहेवियर है उसको डायरेक्ट प्रभावित करती है। मतलब समझिए कि आप जो कल्चर फॉलो करते हो, आप जो संस्कृति फॉलो करते हो,
उसी संस्कृति के हिसाब से आपका स्वच्छता का मानदंड भी निर्धारित होता है। अच्छा, आपको नहीं समझा तो मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूं, ठीक है? आगे हम समझते हैं डिटेल। देखते हैं, एक यहां पे कॉन्सेप्ट है दैट इज प्यूरिटी वर्सेस पॉल्यूशन, यानी कि पवित्रता बनाम प्रदूषण, है ना? हम स्वच्छता को क्या करते हैं? हम स्वच्छता को आजकल जो मॉडर्न जर्म थियरी है, जो कीटाणु सिद्धांत है, उसके हिसाब से नहीं देखते हैं, बल्कि हम अपने रिचुअल और कास्ट बेस्ड प्यूरिटी के हिसाब से देखते हैं, उस लेंस से देखते हैं। मतलब समझिए कि आप क्या करते हैं? अच्छा, एक एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं, माँ गंगा, ठीक है? माँ गंगा की बात करते हैं, गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी, गंगा माँ अनंत काल से, आदि काल से ये पवित्र थी, आज भी पवित्र है और अनंत काल तक पवित्र रहेंगी, पवित्र है वो, ठीक है? लेकिन हमने उन्हें प्रदूषित जरूर कर दिया है, राइट? तो हमारा बिलीफ क्या कहता है? गंगा नदी में हम नहाते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं, ये हमारा बिलीफ है। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि उन्हीं गंगा माँ को हमने कितना प्रदूषित कर दिया है, तो वो हमारा पाप तो धो देती हैं, लेकिन हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है ना? आप ये मानिए कि इस महाकुंभ में इतने करोड़ों लोगों ने स्नान किया था, इतनी लोगों ने इतनी गंदगी भी फैलाई थी, जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी हाई लेवल पे दूषित हो गया है ना? तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि हम क्या करते हैं, इस बात का ध्यान ही नहीं देते हैं कि कोई पानी कितना दूषित है। हम ये मानते हैं कि हमारा कल्चर कहता है कि गंगा नदी में आप नहाइए, आप पाप मुक्त हो जाएंगे। पाप मुक्त तो आप हो ही गए, लेकिन हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना? हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, ठीक है? देखिए, मैं किसी की भी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि माँ गंगा हमेशा से पवित्र रही है, आज भी पवित्र है और अनंत काल से पवित्र रहेंगी। पवित्र तो है, लेकिन हमने उन्हें प्रदूषित जरूर कर दिया है, ठीक है? और इसी प्रदूषण की वजह से ये बीमारियां हमें फैलती है ना? राइट? प्योर तो है, लेकिन वो पोल्यूट हो चुकी है। जैसे हमारा बिलीफ है कि हम माँ गंगा को फूल अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, जितने भी फूल हैं वो सब हम उस नदी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो नदी दूषित हो जा रही है, फूल वहां पे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, राइट? दूषित हो रही है। और कितने सारे इंडस्ट्रियल एरियाज के जो वेस्ट पाइपलाइन है, वो सब के सब कंपनियों के, फैक्ट्रियों के जो दूषित पानी है, सब नदी में गिर रहे हैं। आप यमुना नदी को ले लीजिए, कितना प्रदूषित हो गया है। फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे फेस्टिवल के दौरान, हमारे इन त्योहार के दौरान उसमें हम स्नान करते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, हमें अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए, बट हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं इसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो रहा है ना? हमारे बिलीफ एक जगह है और हमारा स्वास्थ्य अलग है, राइट? तो इन्हीं रिचुअल प्योरिटी को हम फोकस करते हैं, ठीक है? हम इनको देखते हैं, हम इनको क्या करते हैं, जर्म के सिद्धांत पे नहीं देखते हैं, ये हम देखते नहीं कि उसमें कितने जर्म्स हैं, किसमें उसमें कीटाणु हैं, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि भाई ये हमारे कल्चर ने, हमारे रिचुअल ने इसे शुद्ध माना है ना? ठीक है? हम हमारा ये रिचुअल है। हम अगर माँ गंगा को, गंगा माँ बहुत पवित्र है, तो हमारा फर्ज भी है हम उन्हें पवित्र रखें, हम उन्हें दूषित ना करें, ठीक है? उन्हें हम प्रदूषित ना करें। आगे बढ़ते हैं। तो जो मॉडर्न थियरी है बेसिकली, वो किसको मानती है? वो जर्म बेस्ड सैनिटेशन को मानती है, ठीक है? यानी कि कीटाणुओं के आधार पर स्वच्छता को हम मानते हैं, राइट? प्रसाद के नाम पर हम क्या कर लेते हैं, प्रसाद के नाम पर हम क्या करते हैं, हम खराब खाना भी खा लेते हैं, है ना? महीनों पुराना हम प्रसाद भी खा लेते हैं। हमारा बिलीफ है, अच्छी अच्छी बात है कि प्रसाद पवित्र है, ठीक है? लेकिन अगर वो खराब हो गया है तो उसे हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां भी पनपने लगेंगी, ठीक है? डिस्क्लेमर मैं फिर से देता हूं कि मेरा इंटेंशन कोई भी नहीं है किसी भी कल्चर को या किसी भी रिलीजियस चीज को ये लगाना, ठेस पहुंचाना, ठीक है? ओके।
आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और हमारा सबसे बड़ा एक ये है कॉन्सेप्ट है द टॉयलेट डायलेमा। ये क्या समझते हैं? ये है शौचालय की सुविधा बेसिकली, ठीक है। और इसी हमारे कल्चर ने ही, हमारे इसी संस्कृति ने ही इस इस दुविधा को जन्म दिया है बेसिकली। इस टॉयलेट डायलेमा यानी कि दुविधा को जन्म दिया है। लोगों का बिलीफ है लोगों का बिलीफ है कि घर के अंदर हम अगर टॉयलेट बनाते हैं तो हमारे जो रिचुअल इंप्योरिटी है यानी कि जो हमारे अनुष्ठानिक अशुद्धि है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। मतलब जिस घर में आप पूजा, जिस आंगन में आप पूजा कर रहे हैं, उसी आंगन में आप टॉयलेट नहीं बनवा सकते। ये हमारे क्या है? ये हमारा कल्चरल बिलीफ है। इससे दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत ये होती है कि इस चक्कर में हम क्या करते हैं? हम ओपन डेफिकेशन करते हैं। ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में हम शौच करते हैं, जिसके वजह से डायरिया, डिसेंट्री जैसे तमाम बीमारियां काफी हमें सामना करना पड़ता है, राइट। तो इसी माइंडसेट को बदलने के लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसे बहुत मैसिव बिहेवियरल चेंज कैंपेन की जरूरत पड़ती है ना। इसी भावना को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें ऐसे बड़े बड़े कैंपेन चलाने पड़ते हैं, राइट। तो देखा जाए तो हमारी ट्रेडिशन का एक दोहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, एक ड्यूअल रोल पड़ता है। हमारे ट्रेडिशन का एक दोहरा प्रभाव क्या पड़ता है? उसके कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिसेस यानी कि कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। क्या क्या है देखते हैं। पहले पॉजिटिव देखते हैं, जैसे घर में आने से पहले हाथ पैर धोना, और हल्दी हो गया, हल्दी दूध पीना, है ना, या नीम का इस्तेमाल करना। ये हमारा कल्चर सिखाता है हमें, ये हमारा ही संस्कृति हमें सिखाती है। तो ये हम फॉलो करते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, राइट। ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ओके। लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट भी कुछ है। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है? हमारी जो प्योरिटी है, जो बिलीफ है, यानी कि पवित्र के क्या है, पवित्रता के जो विश्वास है, इस चक्कर में हम क्या करते हैं? घर के अंदर हम टॉयलेट नहीं बनवाते हैं और हम खुले में शौच करते हैं, है ना। जो कि इसका सबसे नेगेटिव इंपैक्ट है। ये सबसे इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, राइट। ओपन डेफिकेशन, ओके। कोविड-19 का टाइम देखते हैं। कोविड-19 के टाइम हाथ पैर धोना और हल्दी दूध पीना, काढ़ा पीना, ये जैसे जो ट्रेडिशनल हमारे हैबिट्स हैं, ये बहुत काम आए हमारे लिए, है ना। पूरी दुनिया में अगर आप माने तो ये जो हमारे बिलीफ थे कि काढ़ा पीना, अदरक तुलसी वगैरह डालना, राइट, ओके, योग करना, प्राणायाम करना, ये भी हमारे कल्चर ही सिखाते हैं। इसका हमें बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है पूरी दुनिया में, ठीक है। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं इस कल्चर से बिलोंग करता हूं, इस संस्कृति से मेरा वास्ता है, राइट, जिसने हमें इतनी पॉजिटिव चीजें सिखाई है। बस इस मॉडर्नाइजेशन ने हमें क्या किया है? हमने उस संस्कृति में हमने हम बदलाव करने लगे हैं, है ना। हम उसमें चेंजेस करने लगे हैं, जिसका ये बहुत निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है, ओके। और आप ये भी देखेंगे कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि लोग गांव में आज भी घरों में टॉयलेट बनवाने से हिचकिचाते हैं, है ना। जो इसका क्या है, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। नेक्स्ट, अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है बिलीफ एंड डिजास्टर बिहेवियर, यानी कि रोग के बारे में विश्वास और व्यवहार, ठीक है। यहाँ पे हम सुपर नेचुरल की बात करेंगे, यानी कि अलौकिक वर्सेस क्लिनिकल की बात करेंगे, है ना। यानी कि अलौकिक बनाम मेडिकल की बात करेंगे। इसको समझते हैं कैसे। देखिए, सुपर नेचुरल बिलीफ, सुपर नेचुरल बिलीफ क्या है? यानी कि अलौकिक विश्वास क्या है हमारा? हम बीमारी को एक दैवीय दंड मानते हैं कि भगवान हमसे नाराज हो गए, इस वजह से वो हमें क्या दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं। या हम मानते हैं हमें बीमारी हुई है मतलब हमें बुरी नजर लग गई है, या हमारे बुरे कर्मों का ये प्रकोप है। इस तरीके से हम बीमारी को मानते हैं, राइट। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उसका उपचार करने के बजाय, हम प्राइमरी केयर लेने के बजाय हम क्या करते हैं, बाबा के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं। जिसके वजह से जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है
उस प्राइमरी केयर की, उस उपचार की, तो हम उसको छोड़ के हम दूसरे अलग चीजों में व्यस्त हैं। मान लीजिए कि कैंसर की शुरुआत किसी को हो रही है, ठीक है, और अगर कैंसर ट्रीटेबल है, कंप्लीटली ट्रीटेबल, अगर आपने इसे अपने पहले स्टेज में ही अगर ये डिटेक्ट हो गया, आपने उसका इलाज शुरू कर दिया, तो बिल्कुल भी ट्रीटेबल है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन समय की बात है, अगर पहले स्टेज में ही आप क्या कर रहे हो, दवा लेने के बजाय आप अलग अलग और माध्यम का प्रयोग कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसे देरी कर रहे हो। देरी करने की वजह से क्या होता है, यही कैंसर फर्स्ट स्टेज से बढ़कर ये सेकंड थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। तब आप क्या करते हो कि भाई झाड़ फूक से आराम नहीं हुआ, अब मैं दवाई लूंगा, लेकिन तब तक वो कैंसर जैसी बीमारी हमारे हाथ से निकल चुकी होती है, राइट। तो ये गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले हमारा पारंपरिक उपचार लेना, ताकि उसमें ट्रीटमेंट में डिले ना हो, देरी ना हो, और वो बीमारी को हम जड़ से खत्म कर पाए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हम देखते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व मॉडल को देखते हैं, समझते हैं क्या बेसिकली, ठीक है। इस मॉडल में हम कलेक्टिविस्ट यानी कि समष्टिवादी और इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि व्यक्तिवादी कल्चर के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है। समझते हैं, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ये सामाजिक उत्तरदायित्व मॉडल मतलब कि यहाँ पे आपका समाज का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति। अगर आप बीमार पड़ते हो तो समाज क्या कर सकता है, कैसे उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो देखते हैं। हम दो पक्ष देख रहे हैं, एक पहला क्या है, कलेक्टिविस्ट यानी कि समष्टिवादी, और है इंडिविजुअलिस्ट। समष्टिवादी मतलब कि जो हमारा पूरा समाज है, सोसाइटी है, हमारे परिवार है, ये हमारा परिवार लग जाता है हमारे पीछे जब हम बीमार पड़ते हैं। और इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट क्या है, मतलब कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो उसमें आपका जो परिवार है, समाज है, वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होता है, आपको अपनी बीमारी को खुद से डील करनी है, ठीक है। ओके, तो अगर आप कलेक्टिविस्ट एस्पेक्ट की बात करोगे, तो जब भी आप बीमार पड़ते हो तो जो प्राइमरी केयर है, जो प्राथमिक देखभाल है, इसमें हमारी फैमिली करती है, हमारा परिवार करता है। जैसे कि भारत का जो कल्चर है, उसमें हमारा परिवार हो गया, हमारा समुदाय हो गया, कम्युनिटी हो गया, वो हमारा पूरा ध्यान देता है। दवाइयाँ तो चलती रहती है, लेकिन आपका जो परिवार है आपके आगे पीछे लगा रहता है, ठीक है। ये भारत भारत में ऐसा होता है, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं कि इंडिया या भारत। दूसरा है यूएस की बात करते हैं, या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, पश्चिमी देशों की बात करते हैं। तो भारत में क्या होता है, फैमिली, आपका परिवार और आपका समुदाय आपके पीछे लगा रहता है। लेकिन विदेशों में क्या होता है, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपको अपना ध्यान खुद देना पड़ता है, आपको खुद जाना पड़ेगा दवा लेने, आप खुद हॉस्पिटल में जाओगे, तो वहां पे जो प्राइमरी केयर है आपका परिवार नहीं करेगा, आपका प्राइमरी केयर आपका हॉस्पिटल करेगा, ठीक है। अच्छी बात है, आपका हॉस्पिटल करेगा, राइट। ओके, अब अगर आप भारत की व्यवस्था को देखो तो यहाँ पे आपको, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है ना। आपके जो परिवार के लोग हैं आपको समझाते बुझाते रहते हैं कि भाई ठीक है, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, है ना। ये सारी चीजें हैं, ओके। लेकिन अगर आप यूएस जैसे कंट्रीज में देखोगे तो अगर वहां पे आपको कोई भी ऐसा इमोशनल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, बल्कि वहां पे जो पेशेवर डॉक्टर होते हैं वो आपको क्या देते हैं, आपका केयर करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम कमी की भी बात करते हैं, इसके वजह से क्या, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां क्या है। तो जो हमारा भारत जैसा जो व्यवस्था है, जो एक कलेक्टिविस्ट या समष्टिवादी जो एस्पेक्ट है, पक्ष है, उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो बोझ है आपके हेल्थ का, ये आपके घर की महिलाओं पर पड़ता है, उन वेमेंस पर पड़ता है, उन बच्चियों पर पड़ता है। क्योंकि जो मेल होते हैं वो तो अपने जॉब पे निकल जाते हैं। मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई बुजुर्ग घर में बीमार पड़ गया है, तो उस बुजुर्ग के सेवा करने की जिम्मेदारी क्या होती है, घर की महिलाओं की होती है, क्योंकि पुरुष तो नौकरी पे चले गए, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, एक तो जो घर की महिलाएं हैं वो पहले से ही कुपोषण का शिकार है ज्यादातर, ठीक है। उसके साथ ही उनके ऊपर ये एक और मानसिक मानसिक और शारीरिक दबाव और आ जाता है, ठीक है।
तो क्वेश्चन भी इस टॉपिक से ऐसे प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। यहां पे आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सैद्धांतिक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे कि कलेक्टिविस्ट आइडियोलॉजी में क्या होता है, पूरा भार किस पर जाता है, ठीक है, ओके। और वहीं पे अगर आप देखो तो जो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, जो व्यक्तिवादी अप्रोच है, वहां पे क्या होता है, आप बीमार पड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, जो पेशेवर नर्स होती हैं, ठीक है, आप हॉस्पिटल में रहोगे, जो जो बुजुर्ग व्यक्ति है, इनको घर में ना रखने के बजाय वो लोग उन्हें ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, ओल्ड एज होम, है ना, जिसे आप वृद्धाश्रम भी कहते हैं, वहां पे डाल दिया जाता है। और जिनका ख्याल कौन रखता है, वहां पे पेशेवर नर्स रखती है। ख्याल तो बहुत अच्छा रखती है, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि ये जो बुजुर्ग हैं, ये आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, है ना, यानी कि सामाजिक अलगाव का ये शिकार हो जाते हैं, इनसे कोई बात नहीं करता है, उनको वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं फील होता है, उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, ये इसके ड्रॉबैक है, राइट। तो ये रहा हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीटली कवर किया कि किस तरीके से हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा और आपकी तैयारी में मेरा योगदान रहा, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं कोशिश करता रहूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी पहुंच बने और मैं सबकी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अब अगले